नमस्ते। आज इस वीडियो में मैं येस बैंक के बारे में कुछ डिस्कस करने वाला हूं। हम सब जानते हैं कि 2 महीने पहले मार्च के महीने में येस बैंक के रिलेटेड यानी कि येस बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए भी और बैंक के लिए भी दोनों के लिए काफी बड़ा भूचाल आ गया था। उस वक्त आरबीआई ने उसके ऊपर मोराटोरियम लगा दिया था और उसके बाद काफी सारी चीजें चेंज हो गई है। तो वो सारी कुछ बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं और उनके ऊपर मेरी राय या मेरा ओपिनियन में शेयर करने वाला हूं। ओके, सो शुरू करते सबसे पहले बैंक की रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के साथ। 5 मार्च को येस बैंक के ऊपर रिजर्व बैंक ने मोराटोरियम लगा दिया था 1 महीने के लिए, जब उन्होंने विड्रॉल्स पे लिमिट्स डाल दिए थे। ज्यादा से ज्यादा 50,000 का विड्रॉल अलाउ किया था। उसके बाद काफी जल्दी काफी सारे डिसीजंस हो गए फंड रेजिंग के बारे में, रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के बारे में, और 13 दिन में वो मोराटोरियम उन्होंने खत्म कर दिया। तो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम जो अनाउंस हुई उसमें जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहला तो येस बैंक की पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम को उन्होंने चेंज कर दिया। एग्जिस्टिंग सीईओ को भी निकाल दिया काम से, नया सीईओ लगाया, और सिर्फ एक रिजर्व बैंक का जो नॉमिनी था वही एक मेंबर था जो सेम था, बाकी सारे मेंबर्स उन्होंने चेंज कर दिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो की वो थी कि 1000 करोड़ शेयर्स उन्होंने 8 बैंक्स को इशू किए। उस 1000 करोड़ शेयर्स को 10 रुपए के रेट से टोटल 10,000 करोड़ का कैपिटल उन्होंने रेज किया। इन 8 बैंक्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली हमें पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था, जिन्होंने 600 करोड़ शेयर से थोड़ा ज्यादा ले लिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हुई वो थी कि उसका येस बैंक का एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स का जो कैपिटल था 8,500 करोड़ के नजदीक, वो उन्होंने राइट डाउन कर दिया ताकि बैंक का कैपिटल भी बूस्ट हो जाए। इसके बारे में मैं और भी डिस्कस करूंगा आने वाले स्लाइड्स में। येस बैंक की रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में जो 1000 करोड़ शेयर्स इशू हुए थे उसका मैंने डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 605 करोड़ शेयर्स ले लिए 10 रुपए के रेट से। सो उनका कंट्रीब्यूशन टोटल 6050 करोड़ था। अभी टोटल 10,000 में से उन्होंने 6050 करोड़ दिए, लेकिन पहले के शेयर होल्डर्स के शेयर्स मिला के फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो येस बैंक में स्टेक है वो तकरीबन 48% हो गया है। ओके, सो स्टेट बैंक को हम कह सकते हैं कि अभी स्टेट बैंक येस बैंक का प्रमोटर है। भले ही वो ऑफिशियली डिक्लेयर हो या ना हो, लेकिन 48% शेयर्स के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज येस बैंक का प्रमोटर जैसा ही है। उनके साथ काफी सारे बाकी प्राइवेट बैंक्स ने शेयर्स खरीद लिए हैं। HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे बड़े बैंक्स है, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक। अभी इनमें से तो काफी सारे छोटे बैंक्स है, लेकिन उन्होंने भी थोड़े थोड़े शेयर्स खरीद लिए हैं। सबसे मजेदार बात है येस बैंक इनमें से काफी सारे बैंक से बड़ा है। IDFC फर्स्ट, बंधन, फेडरल बैंक, इनसे शायद येस बैंक का साइज बड़ा है, लेकिन फिर भी आज ये बैंक्स येस बैंक के शेयर होल्डर्स में आते हैं। अभी ये जो शेयर्स इशू हुए इसके ऊपर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के रूल्स में उन्होंने लिख दिया कि 75% शेयर्स लॉक्ड रहेंगे 3 साल के लिए। ओके, 13 मार्च को जब ये स्कीम अनाउंस हुई थी उस दिन से ये स्कीम इफेक्टिव है, और उस दिन से 3 साल के लिए 75% शेयर सबके, अभी सबके मतलब जो इस स्कीम में जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो भी, और जो उस दिन पहले से शेयर होल्डर थे येस बैंक के वो भी, उन सबके 75% शेयर्स 3 साल के लिए लॉक कर दिए गए हैं। यानी कि बचे हुए 25% शेयर्स सिर्फ वो लोग बेच सकते हैं 3 साल के अंदर। ओके, सो मेरे जैसे शेयर होल्डर्स जिनके पास 100 शेयर से ज्यादा थे येस बैंक के, वो भी अभी 3 साल के लिए येस बैंक के शेयर होल्डर बने रहेंगे। उनकी इच्छा हो या ना हो, अभी 3 साल के लिए शेयर होल्डर बने रहना पड़ेगा। अगली स्लाइड में देखते हैं कि इस रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स क्या हैं। येस बैंक के इस रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के इफेक्ट्स अभी कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात मतलब नंबर ऑफ शेयर्स येस बैंक के जो है वो अब 5 गुना हो चुके हैं। इस रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के पहले येस बैंक के टोटल शेयर्स जो इशू हो चुके थे वो थे 255 करोड़। अभी वो 1255 करोड़ पे चला गया नंबर।
इसका क्या मतलब हुआ कि जिस शेयर होल्डर का अगर इस रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के पहले उसका 5% स्टेक था, तो इस रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के बाद उसका स्टेक 5% से घट के अभी से 1% रह जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स 5 गुना हो चुके हैं और उसके शेयर्स वैसे के वैसे हैं। ओके, सो ये सारे शेयर होल्डर्स के बारे में हो गया है। जो भी उस दिन शेयर होल्डर था इस बैंक में, उन सबके केस में हो चुका है। और इतना 5 गुना शेयर्स होने के बावजूद कैपिटल कितना आया बैंक में? तो सिर्फ 10,000 करोड़। सिर्फ 10,000 करोड़। सोचिए, यस बैंक का साइज के सामने ये 10,000 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, और इतने 1,000 करोड़ शेयर्स इशू होने के बाद सिर्फ 10,000 करोड़ का कैपिटल आया। ये बैंक को बचा नहीं सकता था, सबको पता था। ये रिकंस्ट्रक्शन स्कीम जिन्होंने डिजाइन की उनको भी पता था कि ये 10,000 करोड़ कम पड़ने वाले हैं। उन्होंने फिर भी 10 रुपए के रेट पे इशू किए। अगर वो 10 के बदले 20 रुपए पे इशू करते तो कम से कम 20,000 करोड़ तो आता था। और मैं जानता हूं कि अगर 20 रुपए पे इशू करते तो भी ये सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते, क्योंकि यस बैंक जैसा एसेट अगर उनको मिलता है तो अच्छी बात है, 20 रुपए में बहुत अच्छी बात है। खैर, हो गया सो हो गया। अभी इसकी वजह से और क्या हो गया? बुक वैल्यू डाइल्यूट हो गया। अभी इतना नंबर ऑफ शेयर्स 5 गुना हो गए और सिर्फ के 10,000 करोड़ का एडिशनल कैपिटल आ गया, तो ऑब्वियसली बुक वैल्यू तो बहुत डाइल्यूट होना ही था। उसके अलावा शेयर होल्डर्स, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे, उनको तो पनिशमेंट मिली ही मिली। उसके साथ और किसको पनिशमेंट मिली? तो ये एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स के जो होल्डर्स थे उनको तो सबसे ज्यादा पनिशमेंट मिली है। उनके सारे के सारे बॉन्ड्स अभी 0 वैल्यू के हो गए, क्योंकि उनको राइट डाउन किया गया है। अभी ये लीगली मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड के जो जब लोग खरीदते हैं तब उनको पहले से पता रहता है कि उसमें रिस्क है। जब भी कोई बैंक डूबेगा तो सबसे पहले एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स का कैपिटल राइट डाउन किया जाएगा। ये उनको बॉन्ड खरीदते समय ही बताया जाता है, तो इसीलिए उनका रिस्क सबसे ज्यादा था और वही उनको मिला। उनका फाइनली 8,500 करोड़ का कैपिटल जो था वो पूरा का पूरा 0 हो चुका है। अभी आगे सबसे बड़ी बात जो होने वाली है वो है कि ये रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में जो 10,000 करोड़ रेज किए वो कम पड़ेंगे और बहुत जल्द यस बैंक को और कैपिटल रेज करना पड़ेगा और उस कैपिटल के लिए और शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। अभी मेरा पॉइंट ये है कि अगर 10 रुपए पे इशू ही करना था तो क्यों ना राइट्स इशू किया। ओके, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अगर 10 रुपए में ऑफर करते तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भर भर के 10 रुपए में खरीद लेते यस बैंक के शेयर्स। इन 81 बॉन्ड होल्डर्स जो थे, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड के जो होल्डर्स थे, उनको भी एक चांस देना चाहिए था कि वो भी 10 रुपए के रेट से यस बैंक के शेयर्स खरीद सके। एटलीस्ट उनका जो कैपिटल था उतना ही पैसा वो और लाते, तो 10 रुपए के रेट से उनको भी शेयर्स देने चाहिए थे। मैं जरूर कह सकता हूं कॉन्फिडेंटली कि वो भी 10 रुपए के रेट से खुशी खुशी इन्वेस्ट करते यस बैंक में। तो उस वक्त अगर 10 रुपए में अगर शेयर्स इशू ही करने थे तो सिर्फ 8 बैंक्स को क्यों किए? बाकी और बहुत से लोगों को चांस देना चाहिए था 10 रुपए के रेट से शेयर्स खरीदने का। काफी और कैपिटल भी रेज हो सकता था। यस बैंक को शायद बाद में और कैपिटल की तुरंत जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ये डेफिनेटली ये रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में मुझे ऐसे लगता है कि कुछ बातें जो है वो सही नहीं हुई है। ये मेरा मानना है। मैं नहीं जानता इसका लीगल स्टैंडिंग कुछ है नहीं है, बाकी लोग क्या समझते इसके बारे में, ये मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन एक बात आप भी समझ लीजिए, 6 महीना पहले, इस रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के 6 महीने पहले यस बैंक ने एक QIP इशू किया था। उसमें काफी बड़े फंड्स ने इन्वेस्ट किया था। कौन से प्राइस पे? 83.5 के प्राइस पे इन्वेस्ट किया था। तो सोचिए 6 महीने पहले जो लोग 83.5 पे प्राइस पे खरीद सकते हैं, वो 10 रुपए नहीं दे सकते थे? उनको भी तो चांस देना चाहिए था। उनमें से कई लोग शायद 20 या 25 या 30 रुपए भी देते थे। यस बैंक को काफी ज्यादा कैपिटल मिल सकता था। खैर, जो है सो है। अगली स्लाइड में देखते हैं कि यस बैंक के Q3 और Q4 रिजल्ट्स कैसे रहे। यस बैंक के Q3 और Q4 रिजल्ट्स के बहुत सारे डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दे हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। मैंने जानबूझ के Q2 रिजल्ट्स के आगे के नंबर्स आपके सामने रखे ताकि हम इजीली कंपेयर कर सके कि सिचुएशन कितनी जल्दी बदल गई यस बैंक के लिए।
अभी सबसे पहले आप नीचे एडवांसेस का नंबर देखिए। एडवांसेस मतलब लोन्स जो दिए, टोटल लोन्स जो यस बैंक ने दिए थे, तो Q2 यानी कि सितंबर एंड तक वो 2,24,000 करोड़ था, जो Q3 के एंड तक यानी कि दिसंबर एंड तक वो 1,86,000। अभी ये जो रिजल्ट है Q3 का रिजल्ट जो है वो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के साथ साथ उन्होंने डिक्लेयर किया, जो नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या नए सीईओ ने डिक्लेयर किया। जो पहले के सीईओ ने अवॉइड किया था या उन्होंने डिले किया था रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि उनको फंड रेजिंग का काम चालू था। अभी इस डिक्लेरेशन में हमें पता चल जाता है Q3 के रिजल्ट के कि लोन्स, काफी सारे लोन्स उन्होंने राइट ऑफ कर दिए। तकरीबन 24,000 करोड़ के एडिशनल लोन्स उन्होंने राइट ऑफ कर दिए, एनपीए करके प्रोविजनिंग कर दिया Q3 में। साथ ही साथ आप डिपॉजिट्स का नंबर देखिए, वहां पे भी काफी बड़ा भूचाल आया था। सितंबर एंडिंग में यस बैंक के पास 2,09,000 करोड़ के आसपास का डिपॉजिट था, जो दिसंबर एंड तक 1,65,000 का रह गया था सिर्फ। यानी कि उस क्वार्टर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उन महीनों में यस बैंक में से बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है बहुत सारे कंपनीज ने अपने अपने डिपॉजिट्स विड्रॉ करने शुरू कर दिए थे। उस वजह से यस बैंक का कैपिटल पोजीशन काफी वीक हो चुका था। मे बी उस वजह से वो लोग डेस्परेट होके फंड रेजिंग ट्राई कर रहे थे और उन्होंने रिजल्ट डिले कर दिया, और फाइनली हमने देखा कि आरबीआई ने अपने हाथ में लेके ये रिकंस्ट्रक्शन स्कीम अप्लाई की। अभी इनका कनेक्शन जो है वो इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ सीधा सीधा आता है। एडवांसेस यानी कि लोन्स का नंबर जैसे गिरता है, उसके साथ साथ किसी भी बैंक का इंटरेस्ट इनकम जुड़ा होता है। सो लोन्स अगर बढ़ते हैं तो इंटरेस्ट इनकम बढ़ता है, अगर लोन्स अगर गिरते हैं तो इंटरेस्ट इनकम गिरता है। वो आप देख सकते हैं ऊपर, जैसे एडवांसेस का नंबर गिरा है, वैसे ही इंटरेस्ट इनकम भी गिरा है। ओके, सो अभी Q4 में एडवांसेस का नंबर और गिर गया है, 1,86,000 से जाके अभी 1,71,000 पे गया है। तो इंटरेस्ट इनकम भी उसके साथ साथ गिरते गिरते अभी 5,200 ऑड करोड़ पे रह गया है। डिपॉजिट्स, अभी डिपॉजिट्स में सबसे बड़ा हंगामा हो चुका है। दिसंबर क्वार्टर में ही 44,000 करोड़ के डिपॉजिट्स यस बैंक से चले गए थे। उसके बाद मार्च क्वार्टर में तो सबके सामने वो हंगामा हो गया, तो उसमें तो सबसे जब बड़ी भीड़ लगी थी विड्रॉल्स की, और उसमें देख सकते हैं कि 1,65,000 से वो नंबर गिर के 1,05,000 करोड़ पे रह गया है। यानी कि मार्च क्वार्टर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन महीनों में यस बैंक में से 60,000 करोड़ के डिपॉजिट्स विड्रॉ किए गए। अभी ये जो गैप है एडवांसेस और डिपॉजिट्स का, उस गैप को नॉर्मली ज्यादा बड़ा होने दिया नहीं जाता। आरबीआई एज ए रेगुलेटरी बॉडी उस पर बहुत कड़ी नजर रखे रहता है। तो वो गैप जब तक कंट्रोल में है तब तक बैंक सही है, लेकिन गैप जैसे ही बहुत बड़ी हो जाती है वैसे ही पता चल जाता है कि बैंक की लिक्विडिटी पोजीशन यानी कि पैसों की पोजीशन खराब है। अभी फिलहाल यस बैंक को रिजर्व बैंक सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इस रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के बाद अपने पैरों पे खड़े होने के लिए यस बैंक को थोड़ा वक्त लगेगा। Q4 रिजल्ट के अनाउंसमेंट के समय सीईओ ने यह कहा कि डिपॉजिट्स का नंबर फाइनली गिरना बंद हो चुका है। मार्च एंडिंग में जो डिपॉजिट का फिगर 1,05,000 करोड़ था, वो 2 मई तक यानी कि पूरे अप्रैल के महीने में और मई के 2 दिन तक वो नंबर ज्यादा नहीं गिरा था, सिर्फ 2-2,500 करोड़ और गिरा था। तो ये एक अच्छी बात है कि डिपॉजिट्स का फिगर गिरना बंद हो चुका है। अभी यहां से आगे यस बैंक कोशिश करेगा कि डिपॉजिट्स इंप्रूव करते जाए। दूसरी बात, लोन्स का फिगर हो सकता है फिलहाल ना इंक्रीज हो, उसको थोड़ा वक्त लगेगा। जब तक डिपॉजिट स्टेबिलाईज नहीं होते, डिपॉजिट्स ग्रो नहीं होते, तब तक लोन्स शायद ग्रो ना हो। अगली स्लाइड में देखते हैं कि यहां से आगे यस बैंक की स्टोरी कैसे जा सकती है, उसकी क्या उम्मीद है। यहां से आगे यस बैंक की सबसे पहली प्रायोरिटी होगी डिपॉजिट्स का बेस इंप्रूव करना, डिपॉजिट्स का नंबर इंप्रूव करना। उसके लिए वो कोशिश करेंगे कि सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट्स ज्यादा से ज्यादा वो लोग ले सके, और फिर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। अभी फिलहाल वो लोग रिजर्व बैंक ने प्रोवाइड किए हुए सपोर्ट पे जी रहा है। आपने पहले स्लाइड में देखा कि एडवांसेस और डिपॉजिट्स के बीच में जो गैप था वो बहुत बड़ा था, और वो गैप रिजर्व बैंक के सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं है।
फाइनली डिपॉजिट्स का विड्रॉल्स तो बंद हो चुका है और यस बैंक ने ऑलरेडी कोशिश शुरू कर दी है कि डिपॉजिट्स वो लोग अभी इंक्रीज करते जाए। अनफॉर्चुनेटली ये बीच में कोरोना वायरस का इश्यू आ गया, इसकी वजह से हो सकता है रिकवरी में थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन कोशिश तो उनकी तरफ से यही रहेगी कि वो जल्द से जल्द डिपॉजिट्स इंक्रीज करते जाएं। उसके बाद एक बार डिपॉजिट्स इंप्रूव होते जाए फिर वो लोग लोन देना शुरू कर सकते हैं फिर से, और फिर उनका बिजनेस ग्रो करना शुरू हो सकता है। अभी इसमें कॉन्फिडेंस लेवल कितना है? मेरा मानना है कि काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि यस बैंक के पास 1100 से ज्यादा ब्रांचेस है, 20-25 हजार का टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ है जिनको अपनी नौकरियां बचानी है, और नौकरियां तभी बचेंगी जब बैंक अच्छा परफॉर्म करना शुरू करेगा। तो वो लोग भी जी जान से लग जाएंगे कि इस यस बैंक का डिपॉजिट बेस और उसके बाद लोन बुक ये दोनों इंक्रीज हो। ओके, सो ये तो एक अच्छी बात है। दूसरी बात, यस बैंक का जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है उसकी वजह से उन्होंने पिछले कई सालों में उन डिजिटल सर्विसेज में काफी सारे यूपीआई रिलेटेड हो या आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के रिलेटेड सर्विसेज हो, या फिर काफी सारे वेबसाइट्स को पेमेंट सर्विसेज या पेमेंट एक्सेप्टेंस के सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं। इन सारे मामलों में यस बैंक काफी अच्छी लीड में है, तो वो सर्विसेज वो और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। उन रिलेशनशिप्स को, उन कंपनीज के साथ जो अच्छा रिलेशन है उनका, उसके ऊपर वो लोग और ग्रो करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे काफी उम्मीद है कि यस बैंक फिर से अपने पैरों पर डेफिनेटली खड़ा हो सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैकिंग होने की वजह से यस बैंक को कैपिटल रेजिंग, जो अभी उनको बहुत जल्द जरूरत पड़ेगी, उस कैपिटल रेजिंग में मुझे तो लगता है कि ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कैपिटल रेजिंग अलग अलग किसी भी तरीके से हो सकता है राइट्स इशू हो जाए, हो सकता है QIP हो जाए, हो सकता है कि फिर से किसी बैंक को शेयर्स इशू करे। कौन सी प्राइस पे करेंगे वो भी हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। मेरी उम्मीद है कि इस बार जो कैपिटल रेज होगा वो 10 रुपए पे नहीं होगा, हो सकता है वो 15 से 25 रुपए के बीच, मैं मानता हूं कि 20 रुपए के आसपास के प्राइस पे हो सकता है। तो देखते हैं वो कैपिटल रेजिंग कैसे होता है। उसके अलावा एज अ शेयर होल्डर हम और भी थोड़ा सा यस बैंक की मदद कर सकते हैं। अभी फिलहाल यस बैंक के कुछ 2-4 करोड़ शेयर होल्डर्स हैं, रिटेल शेयर होल्डर्स। अभी हम में से कुछ पोर्शन भी अगर यस बैंक के साथ अपना बैंकिंग रिक्वायरमेंट शिफ्ट करें, हमारा हो सकता है फिलहाल अकाउंट कहीं और हो, लेकिन हमारा अगर बैंकिंग रिक्वायरमेंट हम यस बैंक में शिफ्ट करें तो हम उस तरीके से यस बैंक की काफी मदद कर सकते हैं डिपॉजिट बेस इंप्रूव करने में। अगले 3 साल के लिए वैसे भी हम इसके शेयर होल्डर रहने वाले हैं, तो क्यों ना उसकी मदद करें। और हो सकता है अगले 1 साल या 2 साल में यस बैंक की सिचुएशन काफी इंप्रूव हो जाए और हम लोग सब एज अ शेयर होल्डर और एज अ अकाउंट होल्डर दोनों मामलों में काफी खुश हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। थैंक यू।